हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाउ लेट्स बिगिन आवर डेली करंट अफेयर सेशन इन विच वी विल कवर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर, पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज। सो लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट टॉपिक इज साउथ एशिया ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो हम जानेंगे साउथ एशिया ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। International Water Management Institute, a not-profit research organization, and the Indian Council of Agriculture Research (ICAR) has developed South Asia Drought Monitoring System (SADMS) to indicate the presence of drought and its level of severity. तो किसने किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने मिलकर डेवलप किया है साउथ एशिया ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम एसएडीएमएस को, जो कि इंडिकेट करेगा जो प्रेजेंस है ड्रॉट का और इसका क्या सीवियरिटी का लेवल है, इसको बताएगा। It has been used since 2017 by ICAR to implement real-time contingency measures such as use of drought-resistant seed, applying potassium nitrate to help seed cope with dry condition. ये जो है उपयोग किया जा रहा है 2017 से ICAR के द्वारा, ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके रियल टाइम कंटिजेंसी मेजर को, जैसे कि यूज करना ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड का, अप्लाई करना पोटेशियम नाइट्रेट को, ताकि मदद मिले सीड को कॉप करने में ड्राई कंडीशन से। Indian Council of Agriculture Research (ICAR) is an autonomous organization under the Department of Agriculture, Research and Education, DARE, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India। और जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है आईसीएआर, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022। तो जो आपका एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है, इसको जानेंगे हम 2022 का। अकॉर्डिंग टू यूएनईपी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022, ग्लोबल एडेप्टेशन प्लानिंग, फाइनेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट आर इनसफिशिएंट टू प्रिपेयर वल्नरेबल कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू अडॉप्ट द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। जो यूएनईपी का एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है 2022 का, तो ये किसका रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कहा गया है कि जो ग्लोबल एडेप्टेशन प्लानिंग, फाइनेंसिंग और इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट है, ये इनसफिशिएंट है तैयार करने के लिए वल्नरेबल कम्युनिटीज को पूरे विश्व में, कि वो एडेप्ट करे रिस्क को क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट का, यानी और ज्यादा एफर्ट लेने की आवश्यकता है। इसका जो की पॉइंट है, इसको हम समझते हैं। प्रोग्रेस ऑन एडेप्टेशन प्लान। A third of the 197 party of the United Nations Framework Convention on Climate Change have incorporated quantified and time-bound target for adaptation। जो थर्ड 197 पार्टीज यूएनएफसीसी का है, उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है क्वांटिफाइड और टाइम बाउंड टारगेट को एडेप्टेशन के लिए। एंड 90% ऑफ देम हैव कंसीडर जेंडर एंड डिसएडवांटेज ग्रुप, द रिपोर्ट से। और 90% जो है उसमें से उन्होंने कंसीडर किया कि जो जेंडर है और जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, ये रिपोर्ट बता रहा है। लो फाइनेंस, जो फाइनेंस की कमी है, international adaptation finance flow are 5 to 10 times lower than required, and this gap continue to grow. Finance for adaptation increased to $29 billion in 2020, only a 4% increase over 2019। और जो इंटरनेशनल एडेप्टेशन फाइनेंस फ्लो है, ये 5 से 10 टाइम्स कम है, जो कि आवश्यक है। ये जो गैप है, ये और ज्यादा बढ़ेगा। फाइनेंस फॉर एडेप्टेशन जो है, ये सिर्फ आपका $29 बिलियन था 2020 पे, जो कि 4% इंक्रीज देखा गया था 2019 के कंपैरिजन पे। रिकमेंडेशन क्या दिया गया है? नेचर बेस्ड सॉल्यूशन टू लिंक एक्शन ऑन मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, फाइनेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन विच वुड प्रोवाइड को बेनिफिट। जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है, ताकि लिंक किया जा सके एक्शन को मिटिगेशन के लिए, एडेप्टेशन के लिए, जो टर्म्स है प्लानिंग, फाइनेंसिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो कि प्रोवाइड करेगा को बेनिफिट को। इंश्योर अ न्यू बिजनेस मॉडल फॉर टर्निंग एडेप्टेशन प्रायोरिटी इनटू इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट। और इंश्योर करना है एक न्यू बिजनेस मॉडल को, जो कि एडेप्टेशन प्रायोरिटी को एक इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट बनाएगा। इंश्योर दी अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रिस्क डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, ये इंश्योर करेगा जो अवेलेबिलिटी है क्लाइमेट रिस्क डाटा और इन्फॉर्मेशन को। इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम, और जो इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशनलाइजेशन होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम का, ये इसमें रिकमेंड किया गया है। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इट हैज बीन पब्लिश बाय यूएनईपी सिंस इट्स फर्स्ट एडिशन इन 2014। जो आपका एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है, इसको पब्लिश किया गया है यूएनईपी के द्वारा। इसके पहले एडिशन के बाद से ही 2014 से, तो कब से किया जा रहा है? 2014 से। The aim of the report is to inform national and international effort to advance adaptation। जो मकसद है रिपोर्ट का, इन्फॉर्म करना नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट को एडवांस एडेप्टेशन को लेके। From 2020 and onwards, the report consists of two main parts। 2020 और उसके बाद से ये जो रिपोर्ट है, ये कंसिस्ट कर रहा है दो मेन पार्ट को। वो क्या क्या है? A recurrent assessment of global progress on adaptation in 3 areas: planning, financing and implementation।
पहला है आपका एक रिकरेंट असेसमेंट होना चाहिए ग्लोबल प्रोग्रेस को लेके एडेप्टेशन का 3 एरियाज में। कौन कौन से एरिया? प्लानिंग, फाइनेंसिंग और इम्प्लीमेंटेशन। सेकेंड है आपका अ डीपर असेसमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ एडेप्टेशन विद इन अ पर्टिकुलर सेक्टर और थीम अंडर द सेम 3 एलिमेंट एज पार्ट 1। और एक डीपर असेसमेंट होना चाहिए जो स्टेटस है एडेप्टेशन का एक पर्टिकुलर सेक्टर या थीम पे सेम 3 एलिमेंट के ऊपर। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के बारे में भी हम जान ले। यूएनईपी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972 फॉलोइंग द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट इन स्टॉकहोम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1972 पे, फॉलो करते हुए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो आपका हुआ था ह्यूमन इन्वायरमेंट को लेकर स्टॉकहोम पे। यूएनईपी हेडक्वार्टर इन नायरोबी, केन्या, कोलैबोरेट with 193 member state and other stakeholder to address environmental concern through UN Environment Assembly, the world top environmental decision making body। और जो यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका नैरोबी केन्या पे है। ये कोलैबोरेट करता है इसके 193 मेंबर स्टेट और अदर स्टेक होल्डर के साथ ताकि एड्रेस किया जा सके इन्वायरमेंटल कंसर्न को यूएन इन्वायरमेंट असेंबली के माध्यम से, जो कि वर्ल्ड का टॉप इन्वायरमेंटल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इट पब्लिशेस एनुअली द एमिशन गैप रिपोर्ट एंड एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। और ये पब्लिश करता है सालाना एमिशन गैप रिपोर्ट और एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेक टू रूट ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट। जो आपका मेक टू रूट बात कही गई है डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर, इसके बारे में हम जानेंगे, इसका बैकग्राउंड को समझेंगे। रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज अप्रूव्ड 5 प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ निश टेक्नोलॉजी बाय द इंडियन इंडस्ट्री अंडर द मेक टू रूट ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने अप्रूव कर दिया है जो 5 प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर था पीएसओ को डेवलपमेंट के लिए निश टेक्नोलॉजी का इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा, वो भी आपका मेक टू रूट के अंतर्गत किया जाएगा डिफेंस प्रोक्योरमेंट के। इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। द मेक कैटेगरी ऑफ कैपिटल acquisition in the defense procurement procedure is a vital pillar for realizing the vision behind the Make in India initiative of the Government of India। जो मेक कैटेगरी है कैपिटल एक्विजिशन का डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्यूर पे, ये एक वाइटल पिलर है जो कि रियलाइज कर रहा है जो हमारा ड्रीम है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। The DPP Defense Procurement Procedure was first initiated in 2002 by the Ministry of Defense to streamline the procurement of military hardware for the armed forces in a systematic and time-bound manner। और जो आपका DPP है वो पहला बार इनिशिएट किया गया था इसको 2002 पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, ताकि स्ट्रीमलाइन किया जा सके प्रोक्योरमेंट को मिलिट्री हार्डवेयर का आर्म फोर्सेस का एक सिस्टमेटिक और टाइम बाउंड मैनर पे। It was reformed in 2016, putting an emphasis on indigenously designed, developed and manufactured weapon system and eventually moving towards self-reliance in the field of defense manufacturing। और इसको रिफॉर्म लाया गया इसमें 2016 में, जो कि फोकस किया इंडाइजेनियसली डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर के ऊपर वेपन सिस्टम का, जो कि इवेंचुअली मूव करेगा सेल्फ रिलायंस की ओर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड पे। मेक प्रोसीड्यूर हैज द फॉलोइंग 2 सब कैटेगरी। और जो मेक प्रोसीड्यूर है इसका 2 सब कैटेगरी है। कौन कौन सा? तो मेक 1 जो कि गवर्नमेंट फंडेड होगा और मेक 2 जो कि इंडस्ट्री फंडेड होगा। दोनों को समझते हैं। Make 1 government funded project under this will involve government funding of 90% release in a phased manner based on the progress of the program। जो Make 1 होगा जो कि गवर्नमेंट फंडेड होगा, इसमें प्रोजेक्ट जो होगा वो इन्वॉल्व करेगा गवर्नमेंट फंडिंग को 90% तक, जिसको रिलीज किया जाएगा फेज मैनर पे, जो कि बेस्ड होगा प्रोग्रेस के ऊपर प्रोग्राम का। मेक 2 जो है आपका वो इंडस्ट्री फंडेड है, ये इन्वॉल्व करेगा प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को इक्विपमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म का या उनके अपग्रेड, प्राइमरीली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इनोवेटिव सॉल्यूशन के लिए, इसमें कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग जो है नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है राजा राम मोहन रॉय पीआईबी करूंगा। पहले भी टॉपिक हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिसेंटली ऑर्गेनाइज ए डांस ड्रामा प्रोग्राम टाइटल युग पुरुष राजा राम मोहन रॉय बेस्ड ऑन द सिम नारी सम्मान। जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, उन्होंने अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया है डांस ड्रामा प्रोग्राम को, जिसका टाइटल है युग पुरुष राजा राम मोहन रॉय। ये आपका बेस्ड है, जिसका थीम था नारी सम्मान। इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। द प्रोग्राम बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ राजा राम मोहन रॉय वाज ऑर्गेनाइज एट कर्तव्य पथ एंड इंडिया गेट सेंट्रल विस्टा। जो प्रोग्राम जो कि बेस्ड था लाइफ के ऊपर राजा राम मोहन रॉय के, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कर्तव्य पथ और इंडिया गेट सेंट्रल विस्टा पे। A 1-year-long celebration was launched by the Ministry of Culture, Government of India on May 22nd, 2022 on the occasion of 250th birth anniversary of Raja Ram Mohan Roy as a part of आजादी का अमृत महोत्सव। एक जो 1-year-long celebration है इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मई 22nd, 2022 पे, जो ओकेशन था आपका 250th बर्थ एनिवर्सरी राजा मोहन रॉय का, उसके उपलक्ष्य पे जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, इसको ध्यान में रख किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईडब्ल्यूएस कोटा कॉन्स्टिट्यूशनल। जो ईडब्ल्यूएस कोटा आपका वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जानेंगे हम इसके बारे में, क्या आर्गुमेंट हुआ जज का फेवर में, अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के द्वारा क्या कहा गया, सब समझेंगे।
Supreme Court upheld the validity of reservation to economically weaker section of society among the general category by a majority judgment of 3:2। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है जो वैलिडिटी था रिजर्वेशन को लेकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को सोसाइटी का जनरल कैटेगरी के लिए। मेजोरिटी जजमेंट जो था वो फेवर में था, 3 फेवर में था, जो अगेंस्ट में था। आर्ग्यूमेंट जो है जज का, इसको हम समझते हैं फेवर में क्या कहा गया। स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन दे सकते हैं एक्सक्लूजन ऑफ सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, एसटी, एससी, ओबीसी जो है वो नहीं वायलेट करेगा इक्वालिटी कोड को। रिजर्वेशन जो है वो डेडलाइन है, ये असर करता है कि एगैलिटेरियन सोसाइटी को एफर्ट लेना चाहिए एलिमिनेट करने के लिए जो रीजन है बैकवर्डनेस का, जो कोटा के अगेंस्ट है। तो जो रिजर्वेशन है इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे एज पर जैसा कहा गया ये एक्सक्लूड कर रहा है जो बैकवर्ड है, एससी, एसटी, ओबीसी, एससी, बीसी को। ये वायलेशन है बेसिक स्ट्रक्चर का, ये उनका मानना है जो अगेंस्ट है, जबकि उनको पहले से कोटा दिया गया है। जो पुअरेस्ट है रिगार्डलेस कास्ट या क्लास के, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। ये जो है इसेंशियल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रूल को स्ट्राइक कर रहा है। गवर्नमेंट का व्यू क्या है इसको लेके? गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है कि जो 10% कोटा है वो एडिशन नहीं है 50% सीलिंग पर रिजर्वेशन का। उन्होंने कहा जो ईडब्ल्यूएस कोटा है वो एक इंडिपेंडेंट कंपार्टमेंट होगा। गवर्नमेंट का मानना है ये इंक्रीज करेगा सीट को अप टू 25% तक इंस्टीट्यूशन में एकोमोडेशन के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा का। इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। द 10% ईडब्ल्यूएस कोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द 103rd Constitutional Amendment Act 2019 by amending Article 15 and 16. It inserted Article 15 Clause 6 and Article 16 Clause 6, economic reservation in job and admission in educational institution for economically weaker section among forward community. तो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 103rd Constitutional Amendment Act 2019 के माध्यम से अमेंड करते हुए आर्टिकल 15 और 16 को। इसने इंसर्ट किया था आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को इकोनॉमिक रिजर्वेशन जॉब और एडमिशन पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे फॉरवर्ड कम्युनिटीज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट। तो हम जानेंगे जो एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट कहा गया है। नवी मुंबई बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इस सिटी बस सर्विस, अहमदाबाद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर बीआरटीएस, लखनऊ एंड दिल्ली बैग अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट, चेन्नई अवार्डेड फॉर बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द 15th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो। तो जो आपका 15th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो था उसमें जो नवी मुंबई है उसको बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके सिटी बस सर्विस के लिए, अहमदाबाद को मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके बीआरटीएस के लिए, लखनऊ और दिल्ली को अवार्ड मिला है एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए, और चेन्नई को दिया गया बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड। तो किसको कौन सा अवार्ड मिला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोलकाता वाज एज्यूक्ड द सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इट्स साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द न्यू टाउन कोलकाता प्रोजेक्ट। और कोलकाता को एज्यूक्ट किया गया है सिटी का बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पे इसके साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए न्यू टाउन कोलकाता प्रोजेक्ट पे। बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड सैटिस्फैक्शन इन मेट्रो रेल। जो आपका बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसको बेस्ट पैसेंजर सर्विस और सैटिस्फैक्शन इन मेट्रो रेल का अवार्ड मिला है। द कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ केरला ऑन दिस थीम आजादी एट द रेट 75 सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी। और ये जो कॉन्फ्रेंस था इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा एक कोलैबोरेशन में गवर्नमेंट ऑफ केरला के साथ, जिसका थीम था आजादी एट द रेट 75 सस्टेनेबल आत्मनिर्भर भारत अर्बन मोबिलिटी स्कीम। तो क्या थीम था, किसके साथ मिलकर इसको किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर। तो हम जानेंगे यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के बारे में। सिद्धार्थ चटर्जी हु रोज टू बिकम यूनाइटेड नेशन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर फॉर चाइना इज करेंटली लीडिंग द यूएन एंड इट्स 26 एजेंसी इन चाइना। जो सिद्धार्थ चटर्जी है जो कि रोज किए थे यूनाइटेड नेशन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर चाइना के लिए, वो अभी लीड कर रहा है यूनाइटेड नेशन और उसके 26 एजेंसी को चाइना पे। इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। इन 2020 यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस अपॉइंटेड सीनियर यूएन ऑफिशियल सिद्धार्थ चटर्जी ऑफ इंडिया एट द यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन चाइना। 2020 पे यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपॉइंट किया था सीनियर यूएन ऑफिशियल सिद्धार्थ चटर्जी को भारत के यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर चाइना के लिए। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के ये ग्रेजुएट है और फॉर्मर 10 पैरा स्पेशल फोर्स ऑफिसर भी रह चुके हैं। सिद्धार्थ चटर्जी ने फाउट किया इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज के साथ श्रीलंका पे और बैटल किया इंसर्जेंसी के दौरान नागालैंड पे भी। यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के बारे में हम जान ले। ही इज द हाईएस्ट रैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन डेवलपमेंट सिस्टम एट द कंट्री लेवल। जो यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर होता है वो हाईएस्ट रैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव होता है यूएन डेवलपमेंट सिस्टम का कंट्री लेवल पे। RC lead UN country team and coordinate UN support to countries in implementing the 2030 Sustainable Development Goal agenda। और जो ये होते हैं यूएन कंट्री थीम और कोऑर्डिनेट करता है यूएन सपोर्ट के साथ कंट्री में ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा को।
रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इज द डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिपोर्ट टू द यूएन सेक्रेटरी जनरल। और जो रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव के, वो रिपोर्ट करते हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा निवेशक डीडी। पीआईबी के नीचे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम जानेंगे निवेशक डीडी के बारे में। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने कंडक्ट किया है इंडिया का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप को। ये एक इनिशिएटिव है जिसको निवेशक डीडी कहा गया है, ताकि प्रमोट किया जा सके फाइनेंशियल लिटरेसी को। निवेशक डीडी इनिशिएटिव बेस्ड है आपका आइडियोलॉजी के ऊपर। वुमेन फॉर वुमेन एज रूरल एरिया वुमेन जो है वो फील करती है मोर कंफर्टेबल शेयर करने में अपने क्वेरीज को फीमेल के साथ। जो फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप है, इसको कंडक्ट किया गया है लोकल रेसिडेंट्स के द्वारा, जो वर्ल्ड फेमस डल लेक है श्रीनगर का जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे। तो कहां पे इसको किया गया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।